पार्लियामेंट में जो कानून पास हुआ है वो संसद की आत्मा, जो संविधान की आत्मा के अनुरूप नहीं है। संविधान की आत्मा क्या है बताया था यार, छोटी इतना क्लियर एक एक लाइन में बता रहा हूँ। तुम लोगों को इतनी मोटी किताब पढ़ करके जो है ना कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं उतना पढ़ के निचोड़ बता रहा हूँ तुम लोगों को, एक एक लाइन में बता रहा हूँ। संविधान की आत्मा क्या है? प्रियम्बल है। प्रियम्बल में क्या है? प्रियम्बल में जो बेसिक लाइन है कि सब जो नहीं वी द पीपल, ये तो दूसरी चीज़ है। संविधान जो है, कानून जो है, सरकार जो है वो कास्ट, सेक्स और रिलीजन के आधार पे किसी से कोई डिफरेंसेस नहीं करेगी। और संविधान की मूल अगर सरकार कोई भी संसद कोई कानून पास करता है तो उसमें ये मूल भावना निहित होनी चाहिए। अगर ये मूल भावना निहित नहीं है तो वो कानून खारिज हो जाएगा। और अगर किसी को लगता है कि जो सरकार पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है वो संविधान की मूल भावना उसमें निहित नहीं है, संविधान की आत्मा उसमें नहीं है, तो उसको वो चैलेंज कर सकता है कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट जो है वो व्याख्या करती है। कोर्ट जो है संसद के बनाए कानून की व्याख्या करेगी, उसको स्पष्ट करेगी और उसके बाद वो सरकार से जवाब मांग सकती है और सरकार को निर्देश दे सकती है कि आपका जो ये कानून है उसमें इस आर्टिकल का उल्लंघन हुआ है, चाहे इसमें ये चीज़ें नहीं है, इससे गलत संदेश जा रहा है, इसलिए कोर्ट जो है रोक भी लगा सकती है। ठीक है ना? कोर्ट ने रोक लगाया हुआ था किस वाले पे? अभी बताओ, तुम लोग अभी न्यूज़ के आदमी हो। बहुत फेमस मामला है। नहीं, सीए तो कानून बन गया। सीएए जो कृषि कानून पे रोक लगा था, बाद में उसको वापस भी लिया गया उसको। तो सरकार ऐसे बहुत सारे कानून जो है वो कर सकती है। और सरकार कोर्ट के अलावा और कौन कौन रोक सकता है? प्रोसेस क्या होता है ये भी बताया था, बताओ फिर से। मैं ये करता हूँ, जल्दी से राउंड अप लेता हूँ। कैसे बनता है कानून? सब तुम लोग मतलब जो है ना एक एक लाइन जानते हो, पूरी चीज़ें जो मैंने बताई थी किसी को नहीं याद। 1/3 बहुमत हमेशा से किसी भी बिल के पास करने के लिए। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। जब तुम संशोधन करोगे ना, कोई चीज़ चेंज करने के लिए आओगे तो तुम्हें 2/3 बहुमत तुम्हें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसके बिना वो संशोधन मान्य नहीं होगा। ठीक है? लेकिन कोई भी कानून अगर जो बनता है तो सबसे पहले पेश किया जाता है सदन में अध्यादेश, जो बिल पेश किया जाता है। बिल अगर पार्लियामेंट अगर सेशन में है तो बिल होगा, पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो अध्यादेश कैबिनेट लाएगी। 6 महीने के भीतर में उसको पार्लियामेंट में पेश करना होगा। पार्लियामेंट में अगर नहीं पेश करेगी 6 महीने के भीतर तो वो डेड हो जाएगी। डेड हो जाएगी तो फिर नए रूप में उसको पार्लियामेंट में बिल के रूप में पेश करेंगे। बिल के रूप में पेश करने के बाद से पहले लोकसभा में पास कराएंगे सिंपल मेजोरिटी से, 2/3 और सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या है? 51-49, एक आदमी में तुमसे ज़्यादा है तो सिंपल मेजोरिटी हो गया। वो सिंपल मेजोरिटी से पास कराएंगे। उसके बाद फिर उसको राज्यसभा में पास करें। दोनों हाउस में पास हो जाने के बाद क्या होगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए। राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है? नहीं, राष्ट्रपति के पास बहुत सीमित अधिकार है। राष्ट्रपति जो है, जो दोनों हाउस से पास हो गया है, उसको एक बार विचार के लिए कोई संशोधन के लिए भेज सकता है वापस, लेकिन दूसरी बार अगर उसी फॉर्मेट में भी आएगा तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है? लेकिन इसमें भी अपवाद है। कुछ बिल में पॉकेट वीटो लगा सकता है। पॉकेट वीटो क्या है? यानी संविधान में ये चीज़ क्लियर नहीं है कि कितने दिन में उसे वापस करना है। समझ रहे हो? जैसे तुमने मुझे दिया, मुझे ये पसंद नहीं है तो भैया मेरे अधिकार तो नहीं है जी कि मैं इसको खारिज कर दूँ, लेकिन मेरे पास ये अधिकार तो है मैं इसको पेंडिंग कर दें। तो उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। ये पॉकेट वीटो को पहला इस्तेमाल कब हुआ था? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था राजीव गांधी के पोस्टल बिल पे। पोस्टल बिल जब पास होकर के आया था ना तो ज्ञानी जैल सिंह ने उसको पे पॉकेट वीटो लगा दिया था और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। ठीक है? साइन किए नहीं, और रखा हुआ है राष्ट्रपति के सचिवालय में।
हाँ, विचाराधीन नहीं, विचार तो करना ही नहीं, उसको तो अधिकार ही नहीं है ना विचार करने का। विचार तो तब करेंगे ना जब हम अपनी टिप्पणी लिख करके खारिज कर दें। लेकिन एक बार तुम उसको वापस भेज सकते हो, लेकिन दूसरी बार जब तुम्हारे पास आए तो तुम्हें उसे पास ही करना है, तुम्हारे पास खारिज करने का राइट नहीं है। लेकिन संविधान यहाँ पर कुछ नहीं, क्लियर नहीं है, जो संविधान बनाने वालों की गलती है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना संविधान में जहाँ पर विवेकाधिकार दिया जाता है। जो कोर्ट में भी जो न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें में विवेकाधिकार है, यानी अपने विवेक से अधिकार। बाकी चीज़ें तो लिखी हुई हैं, तब तो भाई हम और तुम भी फैसला, या थाने में फैसला हो जाए कि कोर्ट लिखा हुआ है तुमने मर्डर किया, बोले मर्डर का क्या, फांसी, जी दे दो फांसी से, हैं, तो ये तो सब कोई कर देगा। लेकिन क्या है, फिर कोर्ट में क्यों जाता है कि कोर्ट में फिर साबित करते हैं हाँ इसको फांसी क्यों है, तो ये कोई भी कर सकता है, कोर्ट थाने में ही लगा ले तब अपना। लेकिन क्या है, जो न्यायपालिका में दिया हुआ है, न्यायपालिका उसको करेगी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो बिटवीन द लाइन होती है वो क्लियर नहीं होती है, ना लॉ में, ना संविधान में, ना आईपीसी में, ना सीआरपीसी में। तो जो चीज़ साफ नहीं है वहाँ पर कोर्ट जो है अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करता है, यानी अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से समाज के लिए जो देखता है, समाज के लिए जो अच्छा है वो उसके हिसाब से फैसला करता है। ये फैसला सबसे पहले, इसका उदाहरण एक जो बहुत ही बड़ा उदाहरण जो अक्सर पेश आता है, हम लोग सब ये करते हैं, साहबानो केस। साहबानो केस क्या है पता है आप लोगों को? बताइए क्या है। बैठ के बता। सर उसमें क्या हुआ था कि एक मुस्लिम महिला जो थी साहबानो, उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दिया था, जिसकी वजह से उसने याचिका कोर्ट में डाली। तो कोर्ट ने उस पर ये फैसला सुनाया था कि उसको, उसके जो हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड है, उसको प्रति महीना उसका खर्चा उठाना पड़ेगा और उसे उसकी सारी देखरेख के लिए उसे पैसा देना पड़ेगा। तो ये कोर्ट का फैसला था, लेकिन इसको संसद में ले जाकर के इसको जस्ट पलट कर दिया गया था। और राजीव गांधी ने इसे संसद में बिल पास करा करके इसको ये कर दिया था कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि मतलब जिससे वो तलाक ले चुका है उसे पैसे देगा, उसके जीवन के लिए उसे खर्चे देगा, ऐसा कुछ नहीं करता। और कोई आदमी इस पे क्लियर करेगा कुछ? आपको जानकारी है, लेकिन वही बोलता हूँ जो ये खतरनाक जानकारी है, क्लियर नहीं है। लेकिन सर मैंने क्या बोला, पूरा नहीं, मैं बोला जो पत्रकारों को वही मैं बोला, या तो बोलो जो नहीं जाए चुपचाप सुन लो, लेकिन अगर जानकारी होनी चाहिए तो पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। आधा तक आपने सही बताया तो भाई ये 65 ईयर्स ओल्ड थी और गुजारे भत्ते के लिए तलाक जब दिया तो गुजारे भत्ते के लिए वो गई कोर्ट में, भाई इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगी, तो मेरा गुजारा भत्ता जो है दिलवाया जाए। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो इस बात का उसमें जिक्र नहीं कि भाई तलाक 3 तलाक कह दिया, वो गुजारा भत्ता का कोई उसमें नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेकाधिकार से फैसला दिया था ह्यूमन के एंगल पे कि भाई इसको गुजारा भत्ता दिया जाए। तो इसको जो है मौलानाओं ने चैलेंज किया कि भाई हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड में जो है कोर्ट का हस्तक्षेप है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कानून को पूरा फैसले को पलट करके राजीव गांधी की सरकार ने कहा कि कोर्ट जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, फैसला पलट दिया। वो फैसला आज भी जो कोर्ट, आज जो 3 तलाक का जो कानून आया है वो उसके बैकग्राउंड में यही है, बैकग्राउंड में यही है ना, साहबानो ही केस है ना। हालांकि अब दूसरी से करवाया गया और उसके लिए फ़ैसला दे करके ये सारी चीज़ें की गई। और अभी जो 3 तलाक पे जो रोक लगी है वो कौन सा 3 तलाक पे रोक लगा है? 3 तलाक पे रोक नहीं लगाया है, सही हूँ मैं? 3 तलाक पे लगा, 3 तलाक पे रोक लगा है, श्योर? एनीबडी? इंस्टेंट 3 तलाक पे रोक लगा है। यही बोलता हूँ जो कि अंतर समझो, क्लियर रहो। इंस्टेंट 3 तलाक, इंस्टेंट 3 तलाक क्या है? थोड़ी सी प्रॉब्लम खुद हुई और नो, बस सीधा बोल दिया तलाक तलाक तलाक, आप नहीं बोल सकते। उसकी धीरे धीरे के नहीं, उसका प्रोसेस है ना। तलाक़े सिद्दत जो है, तलाक़े बिद्दत क्या उसको ये कहते हैं, वो हर एक तलाक के बाद 1 महीने का गैप होना चाहिए, फिर उसमें कंसल्टेशन होना चाहिए, फिर वो मतलब शादी को तोड़ने से ज़्यादा उसको जोड़ के रखे जाने का भी प्रोसेस साथ में होते रहना चाहिए। तो लेकिन पहले तो था ना जो SMS कर दिया तलाक तलाक तलाक,
टेलीफोन से बोल दिया तलाक, दुबई चला गया हस्बैंड, वहाँ कोई मिल गई तो यहाँ इधर वाले को तलाक 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 कह के जिम्मेदारी निपटा दिया, मतलब प्रॉपर्टी से निकल जाओ तुम, वो प्रॉपर्टी बेच करके हम वहाँ रह रहे हैं, तो कोई उसको राइट है। तो इस चीज़ पे रोक लगा है, इंस्टेंट तलाक पे रोक लगा है, ठीक है। और उसमें ये जो अब इंस्टेंट तलाक जो देगा उसके बाद आपको गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा, साहबानों वाला केस वाला जो है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कोर्ट जो फैसला, कानून तो नहीं है ऐसा, कानून तो भाई उसने बना दिया कि भाई तुम किसी के पर्सनल लॉ में नहीं जाओगे, इंटरफेयर नहीं करोगे, लेकिन एक तरीके से इसको माना जो आलोचना हो रही है इसकी कि आप जो है पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर रहे हो। लेकिन क्या है जी कि कानून के सामने सब बराबर है ना, जब फंडामेंटल राइट्स आप बराबर ले रहे हो तो बाकी चीज़ों में भी तो बराबरी चाहिए ना आपको। तो आप स्त्री के लिए कोई दूसरा राइट, पुरुष के लिए कोई दूसरा राइट, ये नहीं चल सकता भारत में। तो ये कानून को इसीलिए वेलकम किया जा रहा है और इस कानून को महिलाएं पसंद कर रही हैं। जो मुस्लिम पुरुष हैं उसमें भी बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन क्या है इतना ज़्यादा उनके मुल्ला और मौलानाओं का दबाव है ना कि खुल करके बोल नहीं पा रहे। मैंने बहुत सारे मुस्लिम मेरे जानने वाले हैं, उनसे मैंने पूछा, वो सब वेलकम कर रहे हैं इसका, लेकिन खुल करके पब्लिक में नहीं बोल पाते क्योंकि बोलेंगे तो साला उनके खिलाफ भी फतवा आ जाएगा, फतवा जारी कर देते हैं हम लोग। सही है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे किस चीज़ पे, धर्मनिरपेक्ष। जो जब हमारे संविधान में जब धर्मनिरपेक्ष नहीं था शब्द, तो हमारा स्टेट जो है, इसका मतलब ये नहीं था कि हिंदू राष्ट्र था, मतलब हमारे स्टेट का तभी भी कोई रिलीजन संविधान का नहीं था। और जो स्टेट है, जो संविधान है, वो किसी भी सिटीज़न को या कोई भी जो कानून बनता है उसमें किसी भी एक धर्म के हवाले से नहीं बनाएगी, यानी किसी भी एक धर्म को बड़ा नहीं कहेगी, एक धर्म को, उसका कोई धर्म नहीं होगा। यानी स्टेट जो है वो रिलीजन लेस था, उसका कोई अपना धर्म नहीं हो। तो इसी बात को केवल उसमें जो है 76वां संशोधन में जो है इसी बात को लिख दिया गया। ऐसा नहीं, लिखने से पहले सब जो संविधान था हमारा हिंदू संविधान था या इस्लाम का था या जैन का, बौद्ध का, कुछ भी नहीं था, उसमें कोई भी चीज़ मेंशन नहीं था। तो यही बोलते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों पे मौन था। तो संविधान इस पे क्या थी, मौन थी, इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। लेकिन 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जो है इसमें धर्मनिरपेक्ष यानी जो सेकुलर शब्द जो है, सेकुलर शब्द उसको जोड़ दिया गया प्रियम्बल में, और उसी के बाद से ये सारा चीज़ लग रहा है कि हमारा धर्म, हमारा जो संविधान है वो सेकुलर है, और कोई भी जो कानून बनेगा वो इस बात का ध्यान रखेगा जो वो किसी खास धर्म का, किसी खास मजहब को सपोर्ट करने वाला या विरोध करने वाला नहीं हो। तो जैसे आपने कहा था कि 1947 से लेके जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था तब तक कैसे गवर्न हो रहा था? हाँ, ये भी मैंने एक सवाल पूछा था। ये तब तक जो था, ब्रिटिश रूल जो हमारे पास है, तब तक वॉइसरॉय थे हमारे पास, तो वॉइसरॉय तभी तक थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ, गवर्नमेंट, इसीलिए ये सवाल अभी जो कांग्रेस पे जो आरोप लगता है कि आपने शपथ किसकी ली थी, आपने ब्रिटिश सरकार की शपथ ली थी, संविधान तो था ही नहीं, तो आप लॉयल थे किसके प्रति, ब्रिटेन की महारानी के प्रति, ठीक है। तो आप देश में शासन कर रहे थे, लेकिन आपकी निष्ठा जो थी, आपने जो शपथ ली थी वो ब्रिटेन की रानी की ली थी, वहाँ की। तो जब तक संविधान नहीं बना था तब तक आप उसी के हिसाब चल रहे थे। यहाँ पर जो है वॉइसरॉय थे, ठीक है ना, गवर्नर जनरल, हाँ वॉइसरॉय, हाँ। फिर उसके बाद जाकर के राष्ट्रपति जो है वो जो कंसेप्ट बना है, हमारा संविधान जब बना है तब उसके बाद ये सारी चीज़ें आई। क्योंकि अब ये बात भी तो प्रैक्टिकल भी आप देखो ना कि जब आपके पास कोई रूल ऑफ बुक है ही नहीं, तो आप जो पुराने सिस्टम चल रहा है उसी से चलोगे ना। तो अभी भी देखिए, कोई मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा देता है तो जब तक नई व्यवस्था नहीं बन जाती है तो पुराने मुख्यमंत्री को ही बोलते हैं ना कंटिन्यू, एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन साथ में क्या लिखता है, नई व्यवस्था बने रहने तक यही कार्यभार देखेंगे। तो नई व्यवस्था जब तक नहीं होती है तो तब तक तो पुराना वाला सिस्टम चलेगा ना। अगर मान लो पुराना ही सिस्टम हटा दिए, नई व्यवस्था बनी नहीं है, तो कैओस हो जाएगा ना। तो इसलिए सिस्टम बनाने के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए आपको। सर एक क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा इस चीज़ को मैं समझ नहीं पाता हूँ। कुछ देशों में सर राष्ट्रपति के पास सारे राइट्स होते हैं और कुछ देशों में प्रधानमंत्री के पास। ये जो है ना, दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और एक जो है अपना ये नहीं, डिक्टेटरशिप इज़ डिफरेंट थिंग। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट होता है सब चीज़, और एक जो प्रधानमंत्री वाला जो होता है उसमें जो हमारे यहाँ है, ब्रिटेन में है, उसमें प्रधानमंत्री का, दोनों चीज़ सेम ही होता है, ऑलवेज दोनों में संसद के जरिए ही होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि उसको जो राइट जो मिलता है ना,
जैसे अमेरिका में है, वो अमेरिका का इतना कॉम्प्लेक्स है ना, चुनाव भी, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो राष्ट्रपति के चुनाव में पता कितना टाइम लगता है वहाँ पे, बताओ, अंदाज़ा लगाओ कोई कितना टाइम लगता होगा। टाइम नहीं पता, पर उनका प्रोसीजर 6 महीने प्रोसीड्योर है पूरा, हर एक प्रांत में जा कर के डिबेट होता है, हर एक प्रांत में अलग अलग ये होता है, कैंडिडेट होता है, वो चुनता है उसको। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका में है। सर ऐसा भी तो है ना कि चीन में भी सर प्रेसिडेंशियल है। चीन में है, लेकिन वो एक तरीके से तानाशाह के अंदर में आता है, क्योंकि वहाँ का संविधान अमेरिका के संविधान से अलग है। वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स लोगों को उतना नहीं है जितना अमेरिका में सबसे ज़्यादा राइट्स है इसको, सिटीजन को। कोरिया में नहीं, कोरिया तो फिर डिक्टेटरशिप में आ गया ना, डिक्टेटरशिप है। तानाशाही में चलता है वो पूरा देश। वहाँ पर तो सर यहाँ तक कि लोगों को नेट तक यूज करने की इजाज़त नहीं है, केवल मैंने जो मुझे जानकारी है 41 लोग को केवल वहाँ पर सर नेट यूज करने की, वो भी वीवीआईपीज जो है वहाँ देश के पूरे, उनमें से ऐसा ये दिखाते हैं है ऐसा सर। और वहाँ पर टीवी में कोई चैनल नहीं आते हैं और किसी प्रकार की कोई बाहर की न्यूज आप नहीं देख सकते हैं, ना मूवी देख सकते हैं। आपको गाना भी सुनना है तो उसी देश के यानी कि जो राष्ट्रपति उसी के प्रति। चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो, जब इतनी चीज़ें वहाँ इतने प्रतिबंध हैं तो तुमको कैसे पता चल गया? सर मतलब जब वहाँ की चीज़ों पे इतना प्रतिबंध है, नेट ही नहीं है, तो तुमको कैसे पता चला? बाहर के जो आसपास के देश हैं नहीं, मीडिया में कैसे आया? मैं देखो, ये न्यूज़ कलेक्शन का सिस्टम मैं बता रहा हूँ। जब जहाँ पर इतना प्रतिबंध है, जो सरकार अपनी कोई भी चीज़ बाहर नहीं लाना देना चाहती है, तो वहाँ पर इतनी जानकारी तुमको है, तो कैसे है? फ्रॉम वेयर यू गेट दिस न्यूज़? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ योर न्यूज़? तो मीडिया पे तो प्रतिबंध तुम ही कह रहे हो ना। टूरिज्म, जो टूरिस्ट जाते हैं वो उनके थ्रू पता तो टूरिस्ट पे भी होगा ना भाई, टूरिस्ट का हाँ। नहीं सर, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे साथ में लड़का नॉर्थ कोरिया जाके आ चुका है। जितना ये बोला जा रहा है उतना प्रतिबंध है, पर जितना बोला जा रहा है उतना नहीं है। नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? नहीं सैमसंग, साउथ कोरिया की है। सर नॉर्थ कोरिया की नहीं पता, पर इतना पता है इंडिया सबसे ज़्यादा चिप्स नॉर्थ कोरिया को सप्लाई करता है, ये शायद से उनसे। LG जानते हो ना, हाँ, कहाँ की कंपनी है? कभी कभी जो चीज़ें दिखती है ना वो चीज़ें सच नहीं होती है। हर एक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं हो, ठीक है ना। ये प्रोपेगेंडा आ रहा है, ये तुम लोग बाद में समझना। और बहुत ज़्यादा इधर उधर से इन्फॉर्मेशन जब तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा ना, तो रियल चीज़ तुम उसमें फिल्टर नहीं कर पाओगे। मतलब ये क्या है कि देखो, मुझे भी नहीं पता, जितना तुमको पता है नॉर्थ कोरिया के बारे में उतना मुझे भी पता है, लेकिन मेरे पास एक मैं उदाहरण मैं बताता हूँ। मैं सुन लो एक चीज़। एरिस्टोटल को जानते थे? सुकरात दार्शनिक जो है ग्रीस के दार्शनिक थे, उसके बारे में लोग कहते थे कि ये सुकरात बहुत ज्ञानी है। उसको सब बोलते थे बहुत ज्ञानी है, उसको ज्ञानी ज्ञानी बोलते थे। तो इसका मतलब थोड़ी सा पूरा जो यूनान था जो मूर्ख था, नहीं था ना। तो सुकरात बोलते थे कि मैं भी अज्ञानी हूँ, तुम भी अज्ञानी हो, लेकिन बोलते तो लोग वहाँ सुकरात में ऐसा था, उस टाइम में अगर तुमने राजा की बात काट दी तुम फांसी तुम्हें। तो बोलता था कि हाँ मैं ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे अपनी अज्ञानता का ज्ञान है, तुम लोगों को वो भी नहीं है। इसका मतलब समझे कि अज्ञानता का ज्ञान होना भी ज्ञान ही तो है। मुझे ये जानकारी नहीं है, ये भी तो एक जानकारी है। तो हर एक चीज़ हर एक लोगों को पता नहीं होती है। अब जैसे जो कोरिया की बात, उत्तर कोरिया की तुम लोग बात कर रहे हो, उत्तर कोरिया के बारे में पब्लिक डोमेन में बहुत कम है, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी है, सरकार की ही पॉलिसी है कि हम दुनिया से कट करेंगे। वो तो यूनाइटेड नेशन का सदस्य भी नहीं है, तो जिसके बारे में वो उसने अपने सरकार की पॉलिसी ही बनाई है उस तरीके से। तो वो जितना दुनिया को बताना चाहता है उतनी ही चीज़ें बाहर आती है। कोई उसके बाद क्या है, इंटरप्रिटेशन है तुम्हारा, बाकी चीज़ें इंटरप्रिटेशन है, और इंटरप्रिटेशन से तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए ये जानकारी ऑथेंटिक है कि नहीं, हो सकता है प्रोपेगेंडा वो तुम्हें झूठ बताना चाहता हो। और वो तुम्हें कभी भी किम जोंग ये नहीं बोलेगा कि मुझे कैंसर हो गया, मैं मर रहा हूँ, मैं कमज़ोर हो गया। कभी बोलेगा क्या? उसको हो भी गया होगा तो वो नहीं बोलेगा। तो वो कितना उसको बोलना है, कितना उसको नहीं बोलना है, ये वहाँ की सरकार, वो वहाँ का जो राजा जो तानाशाह वो तय करता है।
और हमको भेजने में वो तो देगा, उसका चलता है, लेकिन समझने में तो हमारा वो कंट्रोल नहीं कर सकता है ना। तो हम भी कितना सच हम अपने हिसाब से समझेंगे, हम भी उसकी बात को 100% नहीं समझेंगे, हम जाने आ रहे वो तो अपना प्रचार कर रहा है तो हम वो करेंगे। अब हमारे देश के हिसाब से जो सही लगेगा उतना हम समझेंगे, बाकी नहीं समझेंगे, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों में पत्रकारों को क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्लांट भी करेंगे। जब तुम जाओगे रिपोर्टिंग करने के लिए तो जिसके खिलाफ जाओगे वो 2 आदमी छोड़ देगा तुम्हारे पीछे, और जो तुम करने जाओ उसका उल्टा तुम्हें ऐसे कहानी बता देगा, तुम बोले अरे सर कहानी तो ये है, समझ रहे हो। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी दिमाग लगा के रखना पड़ता, सारे जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं तुम्हारी 6 सबको खोल के रखना पड़ता है। जब तुम फील्ड में जाते हो रिपोर्टिंग करने के लिए तो तुम ये मत समझो कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो सही ही बोल रहा है, हम जिसकी बाइट ले रहे हैं वो सही ही बोल रहा है। तुमको क्या अपने विवेक का वहाँ पर इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन और जो नियम कानून है उसकी कसौटी पे कस करके देखना है कि ये बात है सच हो सकती है। परिस्थिति जन्य फैसला तुमको करना होता है। रिपोर्टर का स्मार्ट होना, पढ़ा लिखा होना, जानकार होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्पॉट पे वो होता है वो, और स्पॉट पे परिस्थिति जन्य जो फैसले हैं वो रिपोर्टर वहीं लेता है। वहाँ पर उसका ना एडिटर होता है, ना उसका मालिक होता है, ना उसका कुलीग होता है, ना कोई दूसरा होता है। तो वहाँ पर फैसला उसको लेना होता है। फिर मैं जो करूँगा, जैसे तुम अगर मेरे रिपोर्टर हो तो तुम जो वहाँ पर लाओगे तो मेरे लिए जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट सोर्स है वो तुम हो। हम तुम्हारे इन्फॉर्मेशन पे फिर अपना प्रोग्राम बिल्ड करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर तुमने मुझे गलत जानकारी दे दी तो फिर तो मेरा पूरा प्रोग्राम ही मेरा ख़राब हो गया ना। तो तुम वहाँ पर सही लाओगे, उसके बाद तुम जो मुझे दोगे फिर उसको मैं अपनी कसौटी पे कसूँगा। कोई भी रिपोर्टर जो कुछ दे देता है, कोई भी स्ट्रिंग, मान लो रिपोर्टर तो पर भी हमारा स्टाफ होता है, वो हम लोग का क्राइटेरिया जो उस हिसाब से ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, जानकार होता है, तो वो उस हिसाब से हम उसकी बातों को देखते हैं। लेकिन जो एक स्ट्रिंगर है जिसको तुम रखे हो, तुम्हारे पास वो उसकी कैपेसिटी क्या है न्यूज़ डिलीवर करने की, उतनी जानकारी तुम्हारे पास नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे स्ट्रिंगर ऐसे हैं जिससे हम लोग पूरी ज़िंदगी पूरे करियर में मिलते नहीं है, लेकिन हमेशा फ़ोन पे बात करते हैं और उसके न्यूज़ को टेलीफोन पे लेकर के वीडियो लेकर के हम चलाते हैं उसको। लेकिन अगर वो कहीं पर कुछ हमें गलत दे देता है तो हम इस आधार पर फैसला नहीं कर सकते कि व्यक्तिगत रूप से ये व्यक्ति ऐसा है, इसने इस चीज़ को ऐसा प्लांट कर सकता है। यानी हम क्या करते हैं, उसके भेजे हुए खबर को अपनी कसौटी पर कस के तब हम देखते हैं कि हाँ नहीं ये सही बोल सकता है। फिर उसके बाद जब वो पुराना है तो हम उसके बैकग्राउंड को भी देखते हैं कि नहीं ये चूँकि हमेशा से सही देता रहा है तो इस बार भी सही ही दिया होगा। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अब 100 बार 99 बार सही दिया है तो 100वां बार भी सही ही देगा। शक करना जो है ना, हमेशा रिपोर्टर को शक करना चाहिए, हमेशा डाउट होना चाहिए। क्योंकि सत्य की अगर तुम तलाश कर रहे हो तो बिना डाउट के नहीं कर सकते। सत्य तुम्हारे पास हमेशा अपने सही फॉर्मेट में नहीं आएगा, हमेशा तो वो रूप बदल के तुम्हारे पास आएगा। तो तुमको अपने जो तय पैमाने हैं सरकार के, नियम जर्नलिज्म के, उन तय पैमानों पर उसको तुम्हें कसना होता है। फिर उसके आधार पर तुम्हें फाइंड आउट करना होता है जो सच क्या है, फिर उसको डिलीवर करना होता है। ठीक है, तो ये तो लेक्चर ज़्यादा हो गया, और तुम लोग को जो मैं होमवर्क देता हूँ वो तुम बना के नहीं लाते हो तो फिर मेरा भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम सर मीनाक्षी को बुलाओ आपका इंटरव्यू लेने के लिए। कितना टाइम हो गया? मेरे पास आज बहुत काम है। 3:10 बुला लो। तुमको मैं बताता हूँ NEP जो है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं बोलता हूँ, यही लोग पूछेंगे तो मैं बोलता हूँ। NEP के बारे में आप लोग जानते हो? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, क्या है? तो ये तो फुल फॉर्म बता दिए। सर ये अभी लागू होने वाली है और इसको पूरी तरह से लागू दोबारा- कितना जानते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में? ये सब होमवर्क दिया करिए लोगों को पहले। हाँ, तो ऐसा करो, आज जो है ना तुम लोग होमवर्क ले लिया करो। हाँ, NEP के ऊपर पूरा जाओ, और कल जो है ना मैं बिल्कुल ऐसे बैठूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता है और तुम सब लोग मुझे बताओगे, ठीक है? मैं सवाल पूछूंगा। ये अधूरा ज्ञान फिर देंगे हाँ, आपको। नहीं अधूरा ज्ञान देंगे तो ऐसे ही सीखेंगे ना। हाँ, और उसमें से क्या करो ना, जो चीज़ें समझ में ना आए उसका क्वेश्चन बना के रखो, मीनाक्षी आ जाओ। और वो क्वेश्चन तुम मुझसे पूछो, ठीक है ना? जो कि NEP जैसे तुम लगा रहे ये चीज़ तो सर होना नहीं चाहिए। सर इसमें अपने हाँ, लैंग्वेज भी ऐड करनी है, जैसे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हम क्या सोचते हैं। हाँ, वो एक साइड में तुम बनाओ अपना, जो तुमने क्या सोचा है उसके बारे में, NEP के बारे में, और रियल में क्या है उसमें तुम्हें लगता है कि कुछ संशोधन होना चाहिए NEP पे, तो वो संशोधन भी दो मुझे।